अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। आज जनाब 16 दिसंबर है और उस 16 दिसंबर को याद करें जो कि 2014 में आई थी। एक ऐसी तारीख जो कैलेंडर पर तो हमें आम दिन लगती है, मगर पाकिस्तान की रुख पर ये दिन हमेशा के लिए नक्श हो चुका है। इस सुबह पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। असेंबली की आवाज़ें थी, क्लासरूम्स में बच्चों की हंसी थी, कॉपियों के पलटने की सरसराहट और असातिज़ा की रहनुमाई। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि चंद ही लम्हों बाद ये जगह खुशियों से नहीं बल्कि सिसकियों से भर जाएगी। और फिर अचानक गोलियों की आवाज़ें आईं। दहशत ने सुकून को निगल दिया और वो दरिंदे दाखिल हो गए जिनके पास ना इंसानियत थी और ना ही रहम था। और वो सिर्फ बच्चों के नहीं, एक पूरी कौम के मुस्तकबिल के दुश्मन थे। मासूम बच्चे जो ज़िंदगी के मायने सीख रहे थे, जिन्होंने अभी ख्वाब देखना शुरू ही किए थे, उनके ख्वाब खून में नहला दिए गए। माँओं की दुआएं अधूरी रह गई। जो बाप के मजबूत कंधे थे वो कमज़ोर पड़ गए और पूरा पाकिस्तान एक ही लम्हे में सोगवार हो गया था। वह दिन सिर्फ पेशावर का दुख नहीं था, वो कराची से गिलगित तक हर दिल का दुख बन गया था। हर आंख नम थी, हर ज़ुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर कसूर क्या था। कसूर सिर्फ ये था कि वो बच्चे थे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे और इस सानहे ने हमें तोड़ दिया था, मगर साथ ही साथ हमें जोड़ भी दिया था। हमने एक दूसरे का हाथ थामा, जनाजों में कंधे से कंधा मिलाकर चले और ये अहद किया कि ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। और इसी अहद की याद में हर साल आज के दिन यानी कि 16 दिसंबर को यौम स्याह मनाया जाता है। आज 16 दिसंबर को याद किया जा रहा है, यौम स्याह मनाया जा रहा है। इस हवाले से पूरा दिन आपको तकरीबात और मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस भी देखने को मिलेंगी, सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी। तो ये सूरत हाल थी। अभी आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ बात कर लेते हैं फ़िटनेस के हवाले से। और आज हमने बात करनी है उन लोगों के हवाले से जो कि 40 के करीब हैं, 40 साल के होने वाले हैं या फिर 40 से ऊपर की उम्र है उनकी, और उनको ये लगता है कि शायद अगर हम 40 से ऊपर चले गए हैं और हमारी अब उम्र नहीं रही है कि हम अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें या हम कोई एक्सरसाइज करें, या इस उम्र में आके अगर एक्सरसाइज करेंगे तो शायद वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, या फिर हमारी हड्डियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं और हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज। तो उनके लिए आज का सेगमेंट है जो उन्होंने लाजमी देखना है कि हम 40 साल की उम्र में भी वर्जिश कर सकते हैं, किस तरह की कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए रहमान अब्बास हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं। उनसे बात करते हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। ये क्या हो गया कि ये कहना कि जी हम नहीं कर सकते? नहीं तो ये कहते हैं ना, कौन सा नंबर ऐसा आ गया? ये कहती हैं लोग, कहते हैं अच्छा हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, अब तो हमने सिर्फ आराम करना है, अब हमने फिटनेस या एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाना है। आ जाओ सामने जिसने ये मिस किया है। देखिए जी, मैं दो बातें माइंड में रखता हूँ। एक तो ये कि दिल को आपने जवान रखना है, हाँ। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइन मैंने कह दी है तो वर्कआउट नहीं करना। सेकेंडली, अगर आप 30 प्लस 35 प्लस जा रहे हैं तो आपने ये समझना है कि वर्कआउट आपका मेडिटेशन और मेडिकेशन है। आपको बहुत सी बीमारियों से दूर रहने के लिए जो नियर 40s आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, इनके कुछ जो बेसिक है जिनको आप फेस करते हो सारी चीज़ों को, और स्पेशली वेट मैनेजमेंट जो एज के हिसाब से बढ़ता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आफ्टर 35 आपका स्केलेटन और आपका मसल रिवर्स होता है, कम होता है। तो आप इसको ये ना समझे कि मैं स्लिम एंड स्मार्ट, आपने कार्डियो मस्ट करना है नियर 40, और इसके साथ आपने स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करना है। ये नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं 20 में था, मैं 100 kg लिफ्ट करता था, आज मैं 40 में पहुंच चुका हूं, तो इसका मतलब है कि मैं अब 110 उठा सकता हूं। आपने अपने एज के इरा के हिसाब से जिस डेकेड से आप गुजर रहे हैं, आपने उसी तरह आपने खुद को शेप अप करना है। हम जो है ना फैसला इन पे छोड़ते हैं और हम इनको वर्जिश बताते हैं कि इन्होंने वर्जिश कौन सी करनी है। वैसे फैसला अच्छा करना प्लीज इज्जत का सवाल। ओके,
फर्स्ट एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, इसको आपने डेली बेसिस आपने करना है अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना। इसके लिए मैं फ्लोर पे बैठूंगा सिर्फ आपको बताने कि इसको स्टैंडिंग पोजीशन में भी आप कर सकते हैं सिंपली। और ये इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है कि जिसको करने के बाद आपको लगेगा कि मेरे शोल्डर बहुत स्ट्रांग हो गए। हाथों की पोजीशन पे फोकस करें, आर्म स्टिफ मैंने कर लिए, इसको स्ट्रेट स्लो डेमो में बताऊंगा, अप देन टर्न देन बैक। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वो पुशअप लगाते हैं मसल इतने एक्टिवेट नहीं होते। कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आपके अपर स्ट्रांग होने चाहिए, लोअर बैक आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपकी थाइस लेग्स इस पे आपने स्पेशली फोकस करना है, क्योंकि चीज़ें बीमारियां यहीं से शुरू होती है। फ्रोजन शोल्डर है, मसल स्टिफ हो जाना है, ट्रैप्स में क्रैम्प्स पड़ गए हैं, या आपके L4 L5 जो बेसिकली इश्यूज चलते हैं। उसके अलावा आपकी लेग्स वीक है, अपर बॉडी आपकी हैवी और नीचे से आप वीक है। ये कैसे यार, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए अपना ख्याल रखना। स्ट्रेट रिदम, अप, आर्म स्टिफ, कोर टाइट, आप मिड तक पहुंच गए हो, देन हाथों की पोजीशन को मैं टर्न करूंगा, रोटेटर प्रॉपर्ली आपको मूव होगा, फील होगा, एंगेज फील होता होगा कि इसको आपने प्रॉपर्ली टर्न बैक करना है। आप एक रिदम के साथ आर्म्स और इस शोल्डर को आपने स्टिफ रखना है। 10 रैप्स ईच साइड। आपको लगेगा पता नहीं रहमान भाई हाथ घुमा रहे हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना बहुत अच्छा है, और आपका नेक्स्ट वर्कआउट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ओके, टर्न 10 रैप्स ईच साइड। 2 में आप इस साइड पे लगा देते हो ताकि आपको पता चल जाए। ओके, अप, स्ट्रेट, कोर टाइट, देन टर्न। इसको आपने रोटेट करना है, प्रॉपरली रोटेट आपने करना है। ओके, अप, स्ट्रेट, यहां आ गया, देन टर्न बैक। मुश्किल है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने करनी है, क्योंकि हम बात करें कार्डियो आपने कर लिए, चाहे आप गार्डन में कर लें जाके, या आप अगर ट्रेडमिल पे करना है वहां पे जाके आके कर लें। ओके, बॉटल, डंबल या केटल बेल इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। रिदम आपने मेंटेन करना है, इस तरह ग्रिप कर ली, पानी की बोतल ले ले, इजी। स्क्वाट्स डाउन, नी लेवल तक हाथों को लेके जाना है, देन इसको आपने फोरहेड लेवल तक लेके आना है। ये स्पेशली है प्राइमरी आपका कोर, सेकेंडरी आपका लोअर। डाउन देन अप, स्टिफ। जैसे आप वेट को पुल करते हो, आप थ्रो करते हो फेंकने के लिए। अब इसमें मसल एंगेजमेंट, मैं डाउन, माय थाइज इन्वॉल्व, शोल्डर इन्वॉल्व, और जब मैंने अप लिफ्ट करना है मेरा कोर एरिया इन्वॉल्व है। ओके, नाउ रिदम से ब्रीदिंग सर्कुलेशन को नॉर्मल रखना है। ओके, गो 1 2 स्ट्रैंड। जब मैंने थ्रो करना है, फेंकना है, लिफ्ट अप करना है, फोरहेड लेवल, बालों तक जो भी पोजीशन बनती है। तो ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद इन, अप। 1 केटलबेल की ना यूं एक ग्रिप होती है, तो यूजुअली हम उससे करते हैं। ओके, कोई बात नहीं। डंबल्स को आप मिड से ग्रिप कर सकते हैं, बॉटल को आप मिड से ग्रिप कर सकते हैं। 15 रैप्स, 3 सेट्स, 30 सेकंड की ब्रेक। और हाँ, ट्रेनिंग जब आपने करनी है 15 से 20 मिनट पहले कॉफ़ी अगर आपको सूट करती है, 1 एग योक नहीं, फ्यू आलमंड्स और एक खजूर, ठीक है। कॉफ़ी और या ग्रीन टी, जो भी, चाय नहीं। अच्छा। चाय पी के नहीं करना। ठीक है। ओके, नाउ 1 2, पोस्चर मैंने स्ट्रेट रखा हुआ है, बैक में आर्च चाहिए। अब साइड से मैं ज़रा बता दूँ, परफेक्शन ज़रा अच्छी आ जाएगी। नाउ 1 2 3 4 5, एक रिदम के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने रिदम से करना है, थाइस को वाइड पोजीशन में। ओके, नी एंड फुट फिंगर सेम लेवल, और स्ट्रेट आपने डाउन जाना है। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होंगे। वेट पकड़ लें, पहले हम विदाउट वेट करते। डन अप, 1 2, पोस्चर स्ट्रेट, चेस्ट अप, चिन अप, नीचे नहीं देखना, सामने आपने देखना है।
इसको इस एक्सरसाइज को कोई भी कर सकता है, 30-40 फीमेल्स वगैरह, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ये मेल के लिए फीमेल के लिए। ओके, नाउ आर्म स्टिफ, कोर टाइट, चेस्ट अप, चिन अप, 1 2 3 4 5 6, बाकी आपने कंप्लीट करना है। ओके ओके, वॉकिंग स्टेप्स आप स्टिफ पोजीशन में भी कर सकते हैं, एक रिदम में, और ये कंपलसरी एक्सरसाइजेज हैं, आपने करनी कुछ भी हो जाए। एक तरफ मेडिसिन है और एक तरफ आपकी सेहत है, अप टू यू, आपने डिसाइड कर, क्योंकि हमारा काम है सेकंड वे की तरफ लेके जाना। ओके, स्टेप्स, वॉकिंग, शोल्डर लेवल पोजीशन, इसी पाँव को इसी रिदम से बैक पे लेके जाना है। अगर स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बैलेंसिंग, तो आप नी पे हाथ रख सकते हैं। नाउ इस पोजीशन में 1 2 3, अदरवाइज दिस वेट पकड़ के पोजीशन। ओके, ये इनिशियल स्टेज है बिगिनर के लिए, सपोर्ट के लिए। ये वाली एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए? ये आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, शिन मसल, इनर थाई, आउटर थाई। क्योंकि जब 30-40 आप देखोगे यहाँ पे थाइज ज़्यादा हो गई हैं, तो जब आप वॉक करते हो तो आपस में वो रब होती हैं, तो स्क्रैचेस, प्रॉब्लम्स, बाकी भी इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए भी इफेक्टिव है। ओके, देन अगेन आपने वापस आना है, शोल्डर लेवल पोजीशन, पाँव उसी तरह बैक लेके सपोर्ट। ओके, नाउ 1 2 3 4 5, मैं 5 लगा, ठीक है। ओके, ब्रीदिंग सर्कुलेशन की आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज 3 सेट्स कंपल्सरी, इसको 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। 30 सेकेंड बिटवीन रेस्ट, और सिर्फ पानी की ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन टी ठंडी कर लें अपने पास, अच्छा, उसको आप सिप से पी सकते हैं, ठीक है। वो कैफीन आपको मिलता जाएगा और आप बूस्ट होते जाएंगे, और साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करते जाएं स्ट्रेंथनिंग, बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो ये है कि आप अगर 40 के नियर हैं या 40 अबव हो चुके हैं तो आपने घबराना नहीं है, आपने ये एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें, अपने खाने का जो है ना वो ख्याल रखें, तो आप इंशाल्लाह जो है इन तमाम तर बीमारियों से, जो कि 40 अबव बहुत सारी बीमारियां हमें लगना शुरू हो जाती हैं, उससे बच सकते हैं। तो रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद है। रहमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इसके ऊपर बात की आपने। जनाब, अब कुछ पंजाब के हवाले से बात कर लेते हैं, लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं। और बहुत से जो शहरी है ना वो शिकायत कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए ना हमें अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। नादरा के लिए अलग जाना पड़ता है हमें, अगर हमने जाना है जी किसी और इदारे के लिए तो हमें डिफरेंट जगहों पर जाना पड़ता है, और उधर खचाखच भरे हुए होते हैं, लाइनें लगी हुई होती हैं और सहूलियात उस तरह नहीं मिल रही होती हैं। तो क्यों ना सोचा पंजाब की जो इंतज़ामिया है, पंजाब गवर्नमेंट ने, कि इन तमाम तर इदारों को वन विंडो के तहत लेकर आया जाए, एक छत के नीचे लेकर आया जाए, जहाँ पर आप जाएं, कोई भी बंदा जाए, आम शहरी जाए, और अगर उसको 3-4 काम है तो वहाँ पर एट ए टाइम वो उन सब चीज़ों को कर सकता है, उसको डिफरेंट जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा, पूरे लाहौर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो उस हवाले से खिदमत मरकज़ जो है ना वो बनाए गए हैं, जो कि ये सारी चीज़ों को केटर करेंगे, आपको तमाम तर सहूलियात, इसमें क्या क्या सहूलियात आपको मिलती है, कहाँ कहाँ पर है ये खिदमत मरकज़, और किस तरह हमें जो है ना वो कह लें कि बाइख्तियार बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो इस पर बात करने के लिए मिर्ज़ा हमाद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है आज के शो में, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से उनका ताल्लुक़ है और साथ साथ मैनेजर हैं खिदमत मरकज़ लाहौर के। तो उनसे बात करते हैं। हमाद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, थैंक यू सो मच मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका, और लाहौर न्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने हमें इन्वाइट किया। और मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी ऑडियंस के लिए भी और देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए ये चीज़ बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी कि किस तरीके से हुकूमत पंजाब ने और पंजाब IT बोर्ड के इश्तराक से जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आम शहरियों को आसानी किस तरीके से फराहम की जा रही है। जो पंजाब के शहरी हैं, मैं इस हवाले से समझता हूँ कि बहुत खुश नसीब हैं कि जिन्हें डिफरेंट तरीक़ों से हर एस्पेक्ट से, हर तबके के लिए कोई ना कोई जो है वो सहूलत फराहम की जा रही है।
मैं पंजाब IT बोर्ड और हुकूमत पंजाब के इश्तराक से जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ई खिदमत मरकज़ का बताने से पहले ज़रूर चाहूँगा कि सुनने वाले जो हैं, देखने वाले, वो जान सकेंगे क्या क्या जो इनिशिएटिव्स हैं मौजूदा गवर्नमेंट और PITB के कोलैबोरेशन के साथ किए जा रहे हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की, यूथ की बात करते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन का भी एक सबसे बड़ा हिस्सा हैं, तो होनहार स्कॉलरशिप का आपने ज़रूर सुना होगा, जिसमें जो तलबा हैं जो अच्छा पढ़ने वाले हैं तो उनकी जो फीसेस हैं वो रिफ़ंड की गई थी। उसमें भी PITB की कोलैबोरेशन थी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ। फिर जो हमारी ग्लोबल IT सर्टिफिकेशंस हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब करने वाले हैं, अब क्योंकि डिग्री के साथ आपको स्किल्स की भी ज़रूरत है, उसके लिए सर्टिफिकेशंस आपकी CV पे अगर हैं तो दैट इज़ अ एड ऑन। तो उसमें हमारा जो ये ग्लोबल IT सर्टिफिकेशंस का प्रोजेक्ट है पंजाब IT बोर्ड के साथ जो गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन है, उसमें आप सर्टिफिकेशंस जो आलमी मेयार की सर्टिफिकेशंस हैं वो आप करें, वो पेड सर्टिफिकेशंस होती हैं। वंस आप वो सर्टिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको उसकी जो टोटल फीस है वो रिफंड कर देगी। ठीक है, तो ये हमारा मतलब एजुकेशन के सेक्टर में और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। फिर हम बात करते हैं जो हमारा एक कारोबारी तबका है, जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उनके लिए आसान कारोबार प्रोग्राम है जिसमें लोन्स दिए जाते थे, कर्जे दिए जाते थे कि वो कारोबार अपना फ्लरिश कर सकें। फिर अब कारोबार करने के लिए लाइसेंसेस का हसूल भी एक बड़ा दुश्वार प्रोसेस था कि अब आपने पैसे तो आपके पास हैं लेकिन कारोबार करना किस तरह से, तो उसके लिए जो लाइसेंस का हसूल है वो भी एक रीसेंट प्रोजेक्ट ई-बिज़ के नाम से, उसमें ये जो तमाम लाइसेंसेस हैं उनका हसूल एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे सारे लाइसेंसेस इकट्ठे कर दिए गए कि आपको अलग-अलग जगहों पे नहीं जाना, आपको एक ही जगह से सारे लाइसेंसेस जो हैं वो बआसानी मिल जाएंगे। तो जो अगला इससे स्टेप है जिसमें हम जो सिटीज़न फैसिलिटेशन का एस्पेक्ट है उसमें ई खिदमत मराकज़ हैं जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे, और साथ ही उसमें एक और उसका एक नेक्स्ट लेवल है सर्विस का मरियम की दस्तक के नाम से, जो कि एक रीसेंट इनिशिएटिव है जिसमें खिदमत मरकज़ में या कोई भी और जो सरकारी सहूलत का दफ्तर है आपको ख़ुद विज़िट करना पड़ता है, लेकिन मरियम की दस्तक में ये है कि आप जो है घर की दहलीज़ पे आपके नुमाइंदा आएगा, आप एक अपॉइंटमेंट बुक करेंगे अपनी प्रेफरेंस टाइम स्लॉट के हिसाब से 1202 पे आप कॉल करेंगे और नुमाइंदा आपके घर आएगा, आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो घर पे ही पूरी करेगा। हाँ, आपको रजिस्ट्रेशन गाड़ी की करवानी है, ई स्टैम्प पेपर चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, ये घर पे हो जाएगा सब ये कुछ। एग्जैक्टली मैडम, नुमाइंदा आपके घर आएगा और वो आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपके घर की दहलीज पे ही दे के जाएगा। गवर्नमेंट के किसी इदारे में आपने एडमिशन लेना है या जॉब पे अप्लाई करना है तो इन सब सर्विसेज के लिए अलग-अलग एक तो दफातर में जाना पड़ता था, वो आसानी PITB ने पैदा की है कि आपको जो है एक ही जगह पे वो सारी सर्विसेज लाके फराहम कर दी हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना दी है। लाहौर में 2 मुकामात पे, एक तो अरफा करीम टावर में है, क्योंकि लाहौर को हम थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा मैं बता देता हूँ क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा लाहौर की है हमारी, तो लाहौर में हमारे 2 ही खिदमत मराकज़ हैं। एक अरफा करीम टावर फिरोज़पुर रोड पे हमारा खिदमत मरकज़ है और दूसरा जो ई खिदमत मरकज़ है ये टाउन हॉल में मॉल रोड के ऊपर है। तो ये दोनों ई खिदमत मरकज़ सुबह 9 से लेके रात 12 बजे तक जो है ये तमाम जो सर्विसेज, चाहे नादरा, ट्रैफिक पुलिस, लैंड रिकॉर्ड, एक्साइज, डोमिसाइल की सर्विस, बर्थ सर्टिफिकेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट्स, मतलब यू नेम इट एंड वी हैव दैट सर्विस ऑन आवर पोर्टफोलियो। तो ये शहरियों के लिए बहुत बड़ी आसानी है कि एक ही जगह से आपको, और ट्रांसपेरेंसी के साथ, मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको गवर्नमेंट के किसी भी दफ्तर में जाते हुए जो पहला मतलब कॉन्सेप्ट ये था जो पास्ट में एग्जिस्ट करता था, अब तो वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी हुई है कि अब शहरियों को भी एक जो रेस्टोरेशन ऑफ ट्रस्ट है वो भी हो चुका है कि अब हम दफ्तर में जाएंगे तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी कि कोई हमसे एक्स्ट्रा कोई डिमांड करेगा। तो ये इसका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर है वो ये है कि एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है और ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के साथ मिल रहा है। सही है, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि जनाब अब आपको मुख्तलिफ इदारों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, मतलब एक कोने से दूसरे कोने पे नहीं जाना पड़ेगा, अब आपको एक ही छत तले तमाम तर सहूलियात मुहैया होंगी और जिसके लिए काम किया जा रहा है पंजाब हुकूमत, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और साथ ही साथ पंजाब हुकूमत मिलकर जो है ना ये काम कर रही है। और खिदमत मराकज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे, मिर्ज़ा हमाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। हमाद, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की आपने। थैंक यू सो मच। अब जनाब कुछ मईशत से जुड़ी अहम बातों के हवाले से बात कर लेते हैं, उनके असरात पर बात करते हैं जिनसे बज़ाहिर आने वाले दिनों में बिजनेसमैन से लेकर आम आदमी के बराह रास्त मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पहले बात करते हैं कि मॉनिटरी
पॉलिसी कमेटी ने अहम फैसला करते हुए 50 बेसिस पॉइंट की कमी करके शरह सूद को 10.5% कर दिया है। महंगाई 5 से 7% के कह लें के दरमियान रहेगी। तरक्की जो है वो 3.25 से 4.25% के दरमियान रहेगी और जून 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर भी 17.8 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। अब FBR को 7 महीने में ये टारगेट हासिल करने के लिए भी तेज़ी दिखाना होगी। दूसरी जानिब देखा जाए तो पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की नई किस्त तो मिल जाएगी, मगर साथ ही साथ IMF की इजाफी और कड़ी शराइत का भी हमें सामना करना पड़ेगा। IMF के करप्शन के खात्मे से मुतल्लिक शराइत के साथ साथ टैक्स शॉर्टफॉल की सूरत में जो इक़दामात हैं उस पर जोर देने की बात की गई है और हुकूमत की IMF को शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। दूसरा ये कि हुकूमत का गैस सेक्टर का 1710 अरब रुपए गर्दशी जो कर्जा है वो भी निपटाने के लिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने पर गौर है और पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए फी लीटर इजाफी पेट्रोलियम जो लेवी है वो लगाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। इस पे बात कर लेते हैं इस सारे मामले के ऊपर बिजनेसमैन को किस तरह कह लें कि नुकसान होगा, फ़ायदा होगा इस सारे सिनेरियो के अंदर, और एक आम शख्स को इन तमाम तर चीज़ों से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। उस पर बात करने के लिए तनवीर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो तनवीर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तनवीर साहब, IMF के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि जैसे ही उनसे किस्त तो हमें मिल जाती है, पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कड़ी शराइत भी होती हैं जो साथ वो रखते हैं और फिर उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत को इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। अगर हमें पैसे चाहिए तो उनकी माननी भी पड़ेगी और जब वो इम्प्लीमेंटेशन आती है टैक्सेस बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से आम आदमी भी जो है ना वो मुश्किल में पड़ जाता है। तो IMF की कौन सी ऐसी मज़ीद सख्त शराइत होने वाली हैं जिससे आम आदमी और बिजनेसमैन दोनों ही मुश्किल में आ जाएगा? जी थैंक यू वेरी मच जो आपको बुलाने का। मैं समझता हूँ कि जो अभी IMF की ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो जो है उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के ख्याल से के लिहाज से ज़रा नेगेटिव भी आई हैं कि उसमें डेफिनेटली उन्होंने जो है इस्लाहात का जो है जिक्र किया है कि जो है टैक्स निज़ाम में इस्लाहात होनी चाहिए और आपकी जो सबसे बड़ा जो उनका एक कि स्टेट ऑन कंपनीज़ जो हैं जो आपकी लॉस में हैं जैसे आपका PIA, आपका रेलवे है, आपका NHA है, तो ये इन कंपनीज़ का लिए जो है फ़ौरन जो है आपकी डिस्कोज हैं जितनी हैं इनको प्राइवेटाइज़ होना चाहिए। डिजिटलाइजेशन के ऊपर जो है वो उनका था कि फौरी करें और ताकि जो महकमों से जो है वो करप्शन जो है वो ख़त्म हो और फिर जो है जो गवर्नमेंट को जो लॉसेस हो रहे हैं उससे बचा जा सके। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर ये चीज़ें तो खैर हमारे एज आ बिज़नेस कम्युनिटी और आम बंदे को भी ये मालूम है कि जो करप्शन और इस तरह की चीज़ें हैं जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी उतनी देर में पाकिस्तान में जो है तरक्की नहीं आ सकती। जो कि मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा जो पहले बेहतरी आई जो थी जो शुरू में जैसे ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त जो है देखें आप पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट भी करने वाला था और इसके साथ पाकिस्तान के जो रिज़र्व भी थे वो भी बिल्कुल एंड पे थे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट जब आई इन्होंने ये सब चीज़ों को कवर कर लिया। लेकिन अब देखें ना अब जिस तरह IMF की रिपोर्ट इसलिए भी आई है कि अब वही चीज़ें जो है दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गई हैं। देखिए अब आपका ट्रेड डेफिसिट भी जो है वो भी कितना बढ़ गया है, तकरीबन 12.5-13 अरब बिलियंस का जो है वो आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया है। फिर अब आपके साथ वही इश्यूज़ हैं जिस पे IMF ने भी जिक्र किया है कि आपके जो मार्कअप प्राइसेस हैं वो भी ज़्यादा हैं, इस तरह जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो भी ज़्यादा है जो कि आपकी इंडस्ट्री को बढ़ने में जो है वो एक हर्डल है और उसी की वजह से देखें इस वक्त आपकी इन्फ्लेशन भी जो है वो इतनी बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ें जब तक एक पूरा नई तरीके से चलेंगी उतनी देर में जो है ना एज इंडस्ट्री और ट्रेड में तरक्की नहीं आ सकती, वो तरक्की नहीं आ सकती। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी रिपोर्ट जो IMF की भी आई है सारी शराइत पढ़ के और एक पूरा ओवरऑल एनालिसिस लेकर आपको क्या लगता है मिनी बजट आने का इम्कान है या आ सकता है? देखिए बजट तो नहीं आएगा लेकिन एक चीज़ हमारे लिए पाकिस्तान के लिए भी तो ज़रूरी है ना। आप देखें पाकिस्तान में एज ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को अगर हम देखा जाए तो उसका तो तस्वुर ही नहीं है और उसी की वजह से जो है देखें अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस अब कितनी बढ़ गई है। आप रीजन में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली लेके 11 सेंट में बिजली ले रहे हैं जो कि रीजन में सिर्फ 7 सेंट है। इस तरह जो मार्कअप है भले 50 पैसे कल इन्होंने कम किए हैं लेकिन हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बिज़नेस कम्युनिटी कि ये सिंगल डिजिट में आएगा।
तो वो भी अभी देखें कितना रीजन में सबसे ज़्यादा है। और अब उसके साथ साथ जो टैक्सेशन हो गई है वो मोर देन 50% है, जो कि दुनिया में हम शायद दूसरे नंबर पर हैं कि जिनके पास सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है। तो जब सब चीज़ें ये होंगी तो इसका अल्टीमेटली देखें इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो है, देख रहे हैं। नहीं तो ऑलरेडी हम लोग टैक्स सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हम दुनिया में शायद दूसरे नंबर पर आते हैं हमारी कंट्री के, जहाँ पर सबसे ज़्यादा 50% दिया जाता है टैक्स। अब ये जो शराइत रख दी IMF ने, तो आपको नहीं लगता कि अब और ज़्यादा टैक्स आ जाएगा आम शख्स के ऊपर या बिजनेसमैन के ऊपर? देखें हम तो ये बिज़नेस कम्युनिटी तो ये कहती है कि इस चीज़ को कम किया जाए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इसकी वजह से देखें आज 18 से 22 कंपनियां जो है इंटरनेशनल कंपनियां वो एग्जिट कर गई हैं। हम बात करते हैं, गवर्नमेंट बात करती है कि FDI लेकर आएँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। वो कैसे आएगी कि जब जहाँ का लोकल इंडस्ट्रीज जो है वो खुश नहीं है कि उसके ऊपर जो है वो पुराने ही जो है वो टैक्स पेयर्स के ऊपर हमेशा से जो है काम होता है, नए टैक्स पेयर के लिए जो है ना तगोदो नहीं होती। पाकिस्तान में रेवोल्यूशन तभी आएगा जब FBR नए टैक्स पेयर्स के ऊपर काम करेगा और पुराने टैक्स पेयर्स को जो है थोड़ा सा रिलीफ देगा। क्योंकि आप देखेंगे पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी है और उसमें सिर्फ टैक्स पेयर कितने हैं, 59 लाख। तो वही हर साल उन्हीं टैक्स के पेयर्स के ऊपर और निचोड़ कर जो है वो डेफिनेटली फिर सारे के सारे यहाँ से क्विट कर जाएंगे। आज इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो क्विट की हैं, कल को लोकल कंपनीज भी चली जाएंगी। अभी भी मेरी नॉलेज में है कि 1-2 कंपनीज ने यहाँ से पैसा बहुत ज़्यादा शिफ्ट करके इजिप्ट में अपने जो है वो कारखाने लगाए गए हैं। तो ये आगाज़ तो हो गया है। तो यही चीज़ें हैं कि जब तक हम इस्लाहात नहीं करेंगे अपने डिपार्टमेंट्स में, अपनी इंडस्ट्री के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम नहीं करेंगे, उतनी देर में तो कोई चेंज नहीं आ सकती। तो ये एक अच्छी सजेशन है कि जो भी मामलात तय पा रहे होते हैं बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, एटलीस्ट स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मुशावरत की जाए, शायद वो आपको अच्छी तजावीज़ प्रोवाइड कर सके और उसके ऊपर प्लानिंग अच्छी हो सके। तो हम बात कर रहे थे कि आजकल क्या मामलात चल रहे हैं। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ बात कर लेते हैं हम अपने आजकल जो सेहत के मामलात हैं उसके ऊपर। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुपर फ्लू इन्फ्लुएंज़ा वायरस के फैलाव ने तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर दी हुई है, जबकि पंजाब में इस ख़तरे से निमटने के लिए सरकारी सतह पर तैयारी ना होने के बराबर नज़र आ रही है। ज़राई के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सूबे की किसी भी सरकारी लेबॉर्ट्री में जदीद इन्फ्लुएंज़ा वायरस के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में भी जो फ्लू टेस्टिंग है वो बंद होना एक संगीन सवालिया निशान भी है और मसला भी है हमारे लिए, जबकि स्मॉग और जो मौसमी तब्दीलियां हैं उनके बायस लाहौर समेत पंजाब भर में फ्लू, खांसी और सांस के अमराज में ख़तरनाक इजाफा हो रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में बड़े सरकारी हस्पताल हैं जिनमें हज़ारों मरीज़ रिपोर्ट होना सूरत हाल की संगीनी को जाहिर करता है। लिहाजा इस मसले से निमटने के लिए हुकूमत को फौरी क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है, इस हवाले से बात करेंगे। फ्लू जो आजकल बहुत ज़्यादा सुपर फ्लू जिसको कहा जा रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी इसकी शदीद कहरे के लहर चल रही है और पाकिस्तान में भी जो है बहुत से लोग, हज़ारों लोग जो है ना इससे मुतासर हो रहे हैं। इससे बचना कैसे है, इसकी जो शॉर्टफॉल आ रहा है इसकी वैक्सीन के अंदर उसको किस तरह केटर किया जा रहा है, हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद बिलाल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। और साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया ने भी हमें ज्वाइन किया है, काफ़ी अरसे बाद वो आई हैं हमारे शो में, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। बिलाल आपको वेलकम कहते हैं, डॉक्टर फौजिया आपको भी वेलकम कहती हैं। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ठीक, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी अरसे बाद आपने चक्कर लगाया है, बस आपने बुलाया हम आ गए। ठीक है। डॉक्टर फौजिया को आपने ख़ास तौर पर हमारे साथ कोरोना में बहुत ज़्यादा हमने डॉक्टर फौजिया के साथ जो है ना वो बातचीत की थी, सेगमेंट्स किए थे इनके साथ, और उसके बाद भी आपने देखा होगा, लेकिन फिर थोड़ा टाइम आ गया कि हम लोग कांटेक्ट में नहीं रहे। अब वापस से आपको डॉक्टर फौजिया में नज़र आएंगी। अच्छा डॉक्टर फौजिया, दुनिया भर में ये सारी सुपर फ्लू इन्फ्लुएंज़ा फैला हुआ है और पाकिस्तान में भी हज़ारों लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं। ये सुपर फ्लू इन्फ्लुएंज़ा है क्या?
आम बीमारी है, आम जो फ्लू होता है, या कुछ ये डिफरेंट वेरिएंट है? थैंक यू वेरी मच मुनीबा, आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो सुपर फ्लू जिसका नाम दे रहे हैं, ये इन्फ्लुएंजा तो ये बहुत पुराना है वायरस, हमेशा से आता है। सीजनल फ्लू की जो हमारी वैक्सीन बनती है वो भी इस वायरस के ऊपर बनती है। इस दफ़ा डिफरेंट इस तरह हुआ है कि ये इसमें, जैसा आपको याद होगा कि कोविड के दौरान ओमिक्रॉन आ गया, डिफरेंट किस्म की वो अपनी शेप चेंज करता रहता है, वेरिएंट्स आ जाते हैं, वो अपनी हैयत चेंज करता रहता है वायरस, तो जिसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रेन्स आती रहती हैं। अब ये काफ़ी अरसे बाद है, तो वही वाला वायरस, ये वाला इन्फ्लुएंजा ए की एक सब टाइप है, ये वाली जो सब क्लेट के कह रहे हैं जिसको, ये जापान से और वहाँ दूसरे मुल्कों से, यूरोप से होता हुआ अब यहाँ पाकिस्तान पहुँच गया है। बल्कि जो इन्फ्लुएंजा ए की जो सब टाइप्स हैं अभी हमने डिटेक्ट की है आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, और उन्होंने बल्कि कहा है कि जो इस वक्त इन्फ्लुएंजा ए फैला हुआ है उसमें तकरीबन 20% इस सब टाइप से इस उसका जीनियाती मरकब जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है। और आपको याद होगा जैसा कोविड में होता था कि कुछ स्ट्रेन्स थी जो शिद्दत के साथ बीमारी पैदा करती थी और कम फैलती थी, और कुछ थी जो तेज़ी से फैलती थी और उनकी शिद्दत नहीं होती थी। सही है। ये डिफरेंट इस तरह से है कि ये सब टाइप जो अब हमें डिटेक्ट हुई, 7 दफ़ा इसने अपनी म्यूटेशन की है। तो इस वजह से जो है इसने इवेड कर लिया, मतलब इसने जो नेचुरल आपका मुदाफ़ियती सिस्टम होता है ना, और जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत डेवलप हो गई होती है प्रीवियस वैक्सीन से, जो आपने अपनी एहतियाती तदाबीर की होती हैं और आपकी पास्ट इन्फेक्शन हुए होते हैं, उससे जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत डेवलप हो गई होती है, ये उससे इसने अपने आप को इवेड कर लिया, मतलब उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं रहा। तो क्योंकि अब ये इस तरह की स्ट्रेन आई है, और इस जो वैक्सीन बनती है ख़तरनाक इस तरह, हाँ बिल्कुल, ये शिद्दत भी खतरनाक है, तेज़ी से फैलता है, ठीक है, और शदीद बीमारी हो जाती है, मर्ज़ भी शदीद होता है, ठीक है, और तेज़ी से फैलता है ये। ओके। और क्या इसमें खुदा ना खास्ता कोई सर्वाइवल रेट भी कम हो सकता है? अमनी भाई इसमें देखें, हमें वायरस तो हम काफ़ी हमारी आवाम समझ चुकी है, ड्यूरिंग कोविड 5-6 साल चला, लेकिन अब ये देखें जब भी सर्दी आती है, सर्दी का मौसम आता है, वायरस को हमें समझने की ज़रूरत है। याद होगा प्रीवियस प्रोग्राम्स में हमने बताया था, वायरस ऐसी चीज़ है जो खुद ख़तरनाक नहीं है, जब इंसान के या जानवर के जिस्म के अंदर जाता है तो उनकी मशीनरी को इस्तेमाल करता है और फिर बीमारी पैदा करता है। और जब ख़ास तौर पर सर्दी का मौसम होता है और खुश्क मौसम होता है, उस वक्त ये ज़्यादा प्रोपेगेट करता है। अगर नमी आ जाए, बारिश हो जाए, तो उसमें फिर ये इतना मतलब उसके लिए ये वाला मौसम जो है ना बड़ा सूटेबल होता है, जिसमें वो अच्छे तरीके से अपना काम दिखा सकता है। अच्छा, मैं बिलाल की तरफ आऊँगी। बिलाल, इतनी सूरत हाल अगर ख़राब है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, फिर पाकिस्तान में सूरत हाल ख़राब है, हर दूसरा बंदा जो है वो सुपर फ्लू का शिकार है, तो इसकी वैक्सीन या टेस्टिंग के हवाले से फुकदान नज़र आ रहा है। तो पंजाब हुकूमत जो है, महकमा सेहत पंजाब की जानिब से क्यों नहीं फ्लू वैक्सीन खरीदी गई है? ना खरीदने के क्या असबाब हैं? अगर मुनीबा यही सड़कें होती या कोई प्रोमिनेंट चीज़ें होती तो कल ही वो आ जाते, तो तज़ीन और आइश रेनोवेट कर दिया जाना था। देखें, ये हमारे मुल्क के अंदर जो पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट जो चेंज है, इसका इम्पैक्ट अब हमारी डायरेक्ट हमारी ज़िंदगियों के ऊपर बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर ना तो अपनाई हैं, ना इसके लिए कोई अवेयरनेस कैंपेन शुरू की है, ना लोगों को कुछ बताया है। इससे पहले जो थोड़ा बहुत काम होता था कि मतलब डीजी हेल्थ में गरीब मरीज़ों के लिए फ्लू की वैक्सीन प्रोक्योर की जाती थी कि वो उन लोगों को दी जाए, लगाई जाए। आजकल तो वो भी प्रोक्योर करना बंद कर दिया है। फिर आप ये देखें कि जो टेस्टिंग है, बेसिकली इन्फ्लुएंजा जो H1N1 है, बेसिक जो इसकी किट्स ही मौजूद नहीं है हमारे यहाँ पे जो 2-3 BSL-3 लैब्स हैं जो कि कोविड के ज़माने में बनाई गई थी, वो वहाँ पे वो मशीनें नहीं चल रही, उनके पास टेस्ट किट्स ही नहीं है। तो जब H1N1 की नहीं है तो जो सुपर फ्लू आया तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं है, उसकी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी जिस तरह डॉक्टर फौजिया ने बताया कि वो NIH में हो रहा है, तो अभी हम इनसे रिपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि मैंने जो 2-3 दिन पहले वहाँ पे भी अपने एक सोर्स से पूछा था, उन्होंने कहा हमारे पास भी नहीं हो रही ना। सुपर फ्लू की जो H3N2 की जो किट्स है वो उनके पास भी मौजूद नहीं है। तो इस तरह की तो सिचुएशंस हैं। ला इल्म है, अभी तक डीजी हेल्थ ऑफिस पंजाब ने एक मरासला जारी किया, वो भी उन्होंने सुपर फ्लू के हवाले से नहीं किया, वो भी सिर्फ उन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस जो मौसमी फ्लू है जो कि H1N1 है उसके हवाले से किया।
तो इस तरह का जब एटीट्यूड होता है तो फिर समझ में आता है कि यार ये एक रूटीन की बीमारी है, कोई मरता है तो मरने दो, कोई बीमार होता है तो होने दो। आप यकीन करें कि इसका इन बीमारियों की वजह से जो 2-3 हैं, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्मोक हो गया, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हो गए, हमारी जो लाइफ है डायरेक्ट इससे इफ़ेक्ट कर रही है। और पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत तकरीबन आप यकीन करें सोया हुआ है। इसकी रोकथाम के हवाले से किसी भी किस्म के जो इक़दाम तकरीबन ना होने के बराबर है। चले हम कोशिश करेंगे कि पंजाब हुकूमत को और महकमा सेहत को जगा सके अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो डॉक्टर साहब आप जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है ना इसमें काम कर रही हैं, तो वहाँ पर हो रही है इसकी टेस्टिंग? वहाँ पे बिल्कुल हो रही है इस तरीके से कि यहाँ पे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हमने जब कोविड लैब बनाई 2020 में फंक्शनल थी टोटली, इट वाज द फर्स्ट BSL-3 लैब। उसके बाद 2021 में इसको पल्मोनरी पैथोजन लैब डिक्लेयर किया गया और उसके शॉर्टली आफ्टर हमने फुल इम्प्लीमेंटेशन कर दी पल्मोनरी पैथोजन्स की। पल्मोनरी पैथोजन्स होते हैं जो निज़ाम तनफ़ुस के को जो जरासीम अटैक करते हैं, वो बैक्टीरियल हों, फंगल हों, वायरल हों, उनकी डिटेक्शन करते हैं। और हम NIH के तवस्सुत से यहाँ पे ऐसे स्पेशल टेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे कोविड, इन्फ्लुएंजा A, इन्फ्लुएंजा B और एक और 2 किस्म के वायरसेस होते हैं जो कि हमारे सांस के निज़ाम को इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ पे उनकी डिटेक्शन हो रही है। हाँ, ये जो अभी नई जो वेरिएंट आया है इसकी सिर्फ अभी NIH में उन्होंने कुछ दिनों पहले उन्होंने शुरू किया टेस्ट, क्योंकि ये तो पता नहीं होता कि कब आपका वेरिएंट आ जाएगा और इसलिए रेडीली अवेलेबल नहीं होती ये वाली किट्स। अब क्योंकि डिटेक्ट हो गया है कि 20% तकरीबन उनमें से यही वाली जिनियाती मुरक्कब है, तो वो मेरा ख्याल है जो जहाँ जहाँ उनके सेंटर्स बने हुए हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के लिए, सारी जिसको कहते हैं सब एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस कि पेशेंट को बुखार होता है, इसमें काफ़ी दिनों तक बुखार होता है, एकदम से होता है, यानी ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता हो, एकदम से तेज़ बुखार होगा, काफ़ी दिनों तक रहेगा। सुपर फ्लू मेरा ख्याल है एक जो है ना कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, ऑल तो ये वेस्टर्न कंट्रीज यूज़ कर रहे हैं। तो इसको क्या टर्मिनोलॉजी हम देंगे फिर? इसको टर्मिनोलॉजी तो हम है इन्फ्लुएंजा ही है, इसको इन्फ्लुएंजा ही कहेंगे। इन्फ्लुएंजा A जो होता है थोड़ा शदीद होता है, इन्फ्लुएंजा B इतना शदीद नहीं होता। और इसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं 65 साल से ऊपर के, 2 साल से नीचे के बच्चे, हामला ख़वातीन और जिनके अभी नौज़ाइंदा बच्चे होते हैं बिल्कुल वो ख़वातीन, और ऐसे लोग जो कि पुरानी मुतादी बीमारियों, मुतादी नहीं जिसको क्रॉनिक इलनेस कहते हैं, जो दिल के आर्जे में होते हैं, ज़ियाबतीस के मरीज़ होते हैं, खुदा न खासा कैंसर के मरीज होते हैं, इस तरह के लोगों को बहुत एहतियात की जरूरत है। फिर पीछे रह कौन गया? फिर पीछे हम रह गए। हम भी इफेक्टेड हैं, हमने बाहर आना होता है, हमने एक्सपोजर हमारा ज्यादा होता है, हम रह गए, हम क्या करें? मुनीबा फिर इसका ये करें कि हम लोग जो जाते हैं बाहर से वही वाली कोविड वाली एहतियात करें, क्योंकि सर्दी है, सबने इकट्ठे बैठना है, तो थोड़ा अगर ज्यादा मीटिंग करनी है। हुकूमत जो है वो वैक्सीन ना लेकर आए, हुकूमत जो है बाकी चीजें टेस्टिंग ना करे, हम लोग एहतियात कर ले। जरूर हुकूमत मेरा ख्याल जरूर करे, और जो कि पहले वैक्सीन बन चुकी है इस साल की, हर साल बनती है वैक्सीन, कि जैसे जैसे है ये चेंज करता है हर साल वैक्सीन बनती है। इस दफ़ा जो वैक्सीन बन के आ चुकी है उसने ऑल्दो इस वाली सब क्लेट के को कवर नहीं किया, लेकिन इवन देन क्योंकि ये वाला इन्फ्लुएंजा A के अगेंस्ट तो उसमें है ना मुदाफ़ियत, फिर भी कवरेज करेगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ यही है कि वैक्सीनेशन करें, इन्फेक्शन प्रिवेंशन भी करें, इन्फेक्शन कंट्रोल भी करें। मतलब अगर अभी लोग जो है जो हमें देख रहे हैं वो इसका शिकार ना हो तो वो वैक्सीन करवा लें, वैक्सीन करवाएं, जरूर करवाएं, वो इफेक्टिव होगी, ठीक है, फिर भी आपको कवरेज देगी। और अगर हो जाता है आपको तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें, अर्ली एंटीवायरल्स दें जो डॉक्टर देगा, खुद से नहीं कुछ लेना आपने, आप अपने लिक्विड्स की जो है ज़्यादा कर दें ताकि वायरस को वॉश आउट करना है आपने। उसमें आप यखनी लें, आप सूप लें, आप अदरक का पानी लें, कहवे लें, विटामिन C, ये जो संतरे का जूस, नींबू पानी, ये ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ आप, ताकि ये वॉश आउट हो सके। और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, वैक्सीनेशन जरूर कराएं। तो जितने भी लाहौरी वो तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि किस चीज़ को, मतलब क्या चीज़ हम कहना चाह रहे हैं। तो खैर फिर भी आप लोगों ने अपना ख्याल खुद रखना है। इन्फ्लुएंजा की आप वैक्सीन करवा सकते हैं ताकि इसकी शिद्दत, जो सुपर फ्लू की शिद्दत है, उससे बचा जा सके। बाकी अपने आप को जो है ना वो डाइट के साथ जो है ना बेहतर रखने की कोशिश करें। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया ने हमें ज्वाइन किया था, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आए इसके ऊपर बात की। जनाब
स्मॉग आज के शहरी मुआशरे का एक संगीन मसला बन चुकी है, जिसके इंसानी सेहत पर, हमारी मशत पर और हमारे माहौल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अब इस मसले के हल में माहौल दोस्त या ग्रीन बिल्डिंग्स एक मौसर किरदार अदा कर सकती है। अब ग्रीन बिल्डिंग्स इस तरह डिज़ाइन की जाती हैं कि इनमें एक तो जब तवानाई का कम से कम इस्तेमाल हो, यानी कि एनर्जी जो हम लाइट्स लगा रहे होते हैं वो कम से कम इस्तेमाल हो, कुदरती रोशनी ज़्यादा हो, हवादारी को ज़्यादा से ज़्यादा बरूए कार लाया जाए और माहौल को आलूदगी से महफूज रखा जाए। इसके अलावा सोलर पैनल्स के इस्तेमाल, बेहतर इंसुलेशन और सब्ज़ छतों की बदौलत बिजली की जो खपत है उसमें एक तो नुमाया कमी आएगी, जिससे यूटिलिटी बिल्स कम होंगे। उसके साथ साथ कम ईंधन इस्तेमाल होने की वजह से जो फ़ज़ाई आलूदगी है और स्मॉग है उसमें भी कमी वाक़ई होगी। लिहाजा ग्रीन बिल्डिंग्स या माहौल दोस्त बिल्डिंग्स के मॉडल को हम किस तरह अपना सकते हैं और इसका फ़ायदा मज़ीद क्या क्या हो सकता है, इस पर बात करने के लिए आज़म सईद साहब है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आर्किटेक्ट हैं, उनसे बात करते हैं। आज़म साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज़म साहब, जिस तरह की सूरत हाल है पूरे पंजाब की और बिलखसूस लाहौर शहर की जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जिस तरह का हमारा माहौल होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी हमारी होती जा रही है, तो इसमें हम ग्रीन बिल्डिंग्स या फिर जिस तरह माहौल दोस्त बिल्डिंग्स की बात की जा रही है, इसकी तरफ कैसे जा सकते हैं और ये मॉडल किस तरह ऑप्ट किया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे इनवाइट किया और इस टॉपिक पे बताने का कहा, क्योंकि अभी लोगों को काफ़ी अवेयरनेस चाहिए इसकी, बिकॉज ऑफ द करंट स्मॉग इशू एंड सो मेनी अदर एनवायरनमेंट इशूज़। इवन अ स्मॉल हाउस होल्ड, छोटा सा घर हो किसी का, बड़ा घर हो, दे ऑल शुड बी कॉन्शियस अबाउट द एनवायरनमेंट एंड स्पेशली देयर हेल्थ, क्योंकि हमारी हेल्थ ही सारी कनेक्टेड है एनवायरनमेंट से। तो कंस्ट्रक्शन करते हुए तो हम काफ़ी सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं, जिसमें जैसे भी आपने जिक्र किया कि सोलर पैनल्स हों और एलईडी लाइट्स हों और हीटिंग वेंटिलेशन का सिस्टम हो, लेकिन बुनियादी चीज़ जो है ना वो लैंडस्केपिंग है। ओके। कि आप अपना घर, आपका छोटा है या बड़ा है, आपका गार्डन छोटा है या बड़ा है, आप मैक्सिमम पौधे लगाएं। अच्छा। मैक्सिमम आप ग्रीन एरिया को करें आप प्रमोट, और उन पौधे लगाने से जब रोज़ आप उनको पानी देते हैं, जब रोज़ फ्लरिश होते हैं, तो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली, जब वाटर वेपर्स हवा में जाते हैं तो आप सोचेंगे स्मोक किस तरह कंट्रोल होगी। आपके घरों में आपके ब्रीदिंग एरिया, सारा सिस्टम आपका जो है ना वो लैंडस्केप पे डिपेंड करता है। जब आप नया घर बनाते हैं तो आप जो मटेरियल सेलेक्ट करते हैं वो ऐसे मटेरियल हों जिनकी यू वैल्यू कम से कम हो। यू वैल्यू होते हैं बेसिकली हीट ट्रांसमिशन को कहते हैं, कि आपके घर में हीट ट्रांसमिशन कितनी हो रही है। जैसे ब्रिक्स का तो इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन ब्रिक्स के साथ पुरानी अगर आप बिल्डिंग में जाएं, फोर्ट में जाएं, बादशाही मस्जिद में जाएं, अंदरून शहर में जाएं, आप देखेंगे बड़ी थिक उनकी वॉल्स हैं, उसकी वजह से इंसुलेशन बड़ी अच्छी होती है, ऊंची छतें होती हैं। तो अब इकॉनमी हमारी ऐसी हो गई है कि हम इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज़ के कैविटी वॉल होती है, जिसमें कि जो हीट साइड होती है ना साउथ और वेस्ट से, वो सबसे ज़्यादा आती है। आप उस तरफ वो डबल वॉल बनाएं ताकि आपकी वो कम से कम हीट हो। अब आपको इनिशियली लगेगा जैसे कि वो एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है कि मैं डबल वॉल बना रही हूँ, लेकिन आपका एसी का बिल उतना ही कम हो जाएगा, आपके एसी के चलाने की ज़रूरत उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि वो हीट प्रोटेक्शन हो जाएगी। इसी तरह सोलर पैनल्स का यूज़ आपने जिक्र किया है कि उससे भी एनर्जी कंजर्वेशन होती है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये है, जो हमारे घरों में आदत है कि हम खिड़कियाँ जो है ना बंद रखते हैं और हमारी खिड़कियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो हर एरिया की, हमारे जैसे कराची है उसकी क्लाइमेट डिफरेंट है, जैसे लाहौर है उसकी डिफरेंट है। अब कराची में एक सबसे अच्छा जो कुदरती एडवांटेज है वो है लाइट ब्रीज चलती रहती है वहाँ पे। तो आप खिड़कियाँ ऐसी डिज़ाइन करें, ऐसी डायरेक्शन हो उनकी घर की और खिड़कियों की कि उसमें से हर वक्त क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। आप खिड़कियाँ खोलें, आप ताज़ा हवा आए जाए अंदर। वो जो स्टैग्नेंट पार्टिकल्स होते हैं जैसे स्मॉग का आप जिक्र कर रही हैं, वो सारे फिर ट्रैवल आउट हो जाता है सारा कुछ, सही है। प्लस लैंडस्केप होता है जब आसपास, तो पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है, एक हैबिटेट बन जाता है कि जिससे ग्रीन जो एरियाज़ हैं वो सपोर्ट करते हैं आपकी हेल्दी एनवायरनमेंट को।
तो लाहौर में इसी तरह आपको पता है गर्मी बहुत होती है। अच्छा, इसके अलावा क्या हमें करना चाहिए? मतलब एक तो जो नए घर बन रहे हैं उनके वाले से भी, दूसरा जिनके बन गए हुए हैं अब वो चेंजिंग्स नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो प्लांटेशन करें, दूसरा इसके अलावा क्या कर सकते हैं जिससे एक तो उनका घर भी खुला खुला लगे, ज़्यादा सर्दी भी ना आए, गर्मी में ज़्यादा गर्मी भी ना हो, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, आप जाएँ अंदरून शहर की तरफ, यहाँ आपको अपना बचपन याद होगा। हमारे पुराने घरों में किस तरह होता था कि जो हमारी दादियाँ नानियाँ होती थी वो कहती थी भाई अब शाम होने लगी है, जल्दी से पानी का छिड़काव कर दो। हाँ। पानी का छिड़काव भी क्यों भी इतना सब गर्म है फर्श, वो ठंडा होगा, वो बाहर उठेंगे पानी के। छतों पे सोते थे तो छतों पे पहले पानी का छिड़काव किया जाता था, फिर चारपाइयाँ बिछाई जाती थी। अब आप देखें ना, आप वो सारा इनहेल करेंगे बजाय आप ड्राई एयर विद डस्ट पार्टिकल्स। आपके जब ये पानी का छिड़काव करते थे तो सारा कुछ वो बैठने शुरू हो जाता था, डस्ट पार्टिकल्स, वेटनेस होती थी और आपकी ब्रीदिंग और सारी इनहेलिंग, आई मीन दैट गेट्स बेटर। हमने वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। आपका घर बन गया है, ठीक है जी, 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, उसमें कोई ड्राइववे है, उसमें कोई कार, वो मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह है, कुछ है, आप उसको ठंडा रखें, उसमें पानी का छिड़काव करें, छत पे जाके पानी का छिड़काव करें। अपने आप को खुद को आदत डालें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम शाम के वक्त बाहर बैठें अच्छे माहौल में। आप किसका छोटा घर है, अगर वो छत पे भी एक बना लेता है गार्डन। आजकल हम नए घरों में बहुत ज़्यादा प्रपोज कर रहे हैं रूफ गार्डन्स, रूफ गार्डनिंग। हाँ जी, बिल्कुल। और आप देखेंगे अक्सर जो नए अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं या मेन कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसके आप अक्सर देखेंगे दूर से आपको नजर आएगा रूफ गार्डन डेवलप हुआ है। रूफ गार्डन का मकसद ही ये है कि एक तो बिल्डिंग को ठंडा रखेगा और ऊपर आपके एक बैठने के लिए इन्वायरमेंट होगी। सो दैट्स योर कंट्रीब्यूशन टू द इन्वायरमेंट। ओके, ठीक है। हम नहीं कहते भी हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने वो नहीं किया, तो मैंने क्या किया, मुझे ये भी देखना है कि मैं इन्वायरमेंट के लिए क्या कर। सो आई वुड सजेस्ट पीपल कि आप ना रूफ गार्डन डेवलप करें, आप उसमें बैठे करें। हमने बहुत बुरी आदत पड़ गई है, सारा वक्त एसी में बैठे रहते हैं मोबाइल के साथ LCD के आगे। तो इट्स गुड, यू नो, यू शुड सिट इन गार्डन इफ़ यू हैव अ गार्डन इन द होम। अगर नहीं है तो आप छत पे जाके बैठें, आप ताज़ा हवा लें, यानी अपनी लाइफ में ताज़गी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप जिनका ख्याल रखें तो आप ये इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं, अपने घर के अंदर वाला भी और बाहर वाला भी। तो उस पर हमने बात की थी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स के हवाले से। आज़म सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आर्किटेक्ट हैं। आज़म साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।